दोस्तों 17वीं सदी के सूरत शहर के व्यापारी विरजी वोरा यह केवल सूरत शहर के ही नहीं, मुगल सल्तनत के ही नहीं, भारत के ही नहीं तो उस वक्त की दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। विरजी वोरा का जन्म साल 1590 में सूरत शहर में ही हुआ था। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे अमीर व्यापारी, ऐसा उनके बारे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें सम्मान से मर्चेंट प्रिंस और प्लूटोक्राट कहती थी। विरजी वोरा के पास उस वक्त नगद में 80 लाख शुद्ध सोने की अशर्फिया थी। उस वक्त की अधिकतर दुनिया में विरजी वोरा का व्यापारी साम्राज्य फैला हुआ था, जिसकी कीमत कल्पना के भी बाहर थी। आज के हिसाब से अगर हम कहें तो उनकी यह संपत्ति कई सारे बिलियंस डॉलर्स जितनी थी। विरजी वोरा एक ओसवाल स्थानकवासी जैन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के 22 मार्च 1619 के पत्र में उनका नामोल्लेख हमें मिलता है। विरजी वोरा का दुनिया भर की काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, हस्तिदंत, अफीम, सोना, सीसा और मसालों के व्यापार पर बड़ा ही जबरदस्त वर्चस्व था। विरजी वोरा की खुद की अपनी व्यापारी जहाजों की एक बड़ी कंपनी भी थी। उनकी मालकियत के कई सारे बड़े बड़े व्यापारी जहाज भी थे। यही नहीं दोस्तों, उनकी संपत्ति में सूरत के नजदीक रहा सुवाली यह पूरा का पूरा बंदरगाह भी था। तो आपके समझ में आया ही होगा दोस्तों कि प्राइवेट पोर्ट्स और डॉकयार्ड का इतिहास सदियों पुराना है। इसके अलावा भी विरजी वोरा का साहूकारी का भी बहुत बड़ा बिजनेस था। खुद मुगल बादशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच इंडिया कंपनी भी विरजी वोरा से बड़ी बड़ी रकमों के कर्जे ब्याज पर लेते थे। यानी कि विरजी वोरा उस वक्त के सबसे बड़े कॉरपोरेट बैंक थे। उनकी निजी मालकियत के कई सारे महल थे। यही नहीं, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए उनकी खुद की अपनी छोटी सी फौज भी थी, जिसमें सैकड़ों घुड़सवार और पैदल सैनिक भी थे। और ऐसी कुबेर जैसी संपत्ति रखने वाले विरजी वोरा का मुगल दरबार में भी बड़ा वजन था। विरजी वोरा कभी भी आगरे में जाकर सीधे मुगल बादशाह से मिल सकते थे। भारत के और दुनिया के उस वक्त के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर विरजी वोरा के कार्यालय और उनके दलाल थे। और तो और विरजी वोरा उस जमाने में भी करेंसी एक्सचेंज और मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते थे। थाईलैंड, इजिप्ट, पर्शिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरब, रोम, यहां पर भी विरजी वोरा के एजेंट्स और उनके ऑफिसेस थे। वह भारत के एक बड़े ही सुप्रसिद्ध व्यापारी थे। भारत में किसी को भी मसालों की खरीद करनी हो तो विरजी वोरा को बाईपास करना मुमकिन ही नहीं था। एक बार ब्रिटिशों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद दक्षिण भारत में जाकर सीधे काली मिर्च और बाकी के मसालों की उगाई करने वाले किसानों से मसाले खरीदने की कोशिश की थी। विरजी वोरा को बाईपास कर उनका महत्व कम कर खुद उनकी जगह पर जम जाने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दाव था। लेकिन जैसे ही चालाक विरजी वोरा को इस बात की थोड़ी सी ही भनक लगी तो उन्होंने दक्षिण भारत के अपने सारे दलालों को इशारा कर दिया। उनके दलालों ने बहुत ही चढ़े हुए दामों में सारा दक्षिण भारत का मसाला किसानों से खरीद लिया, इकट्ठा कर लिया। विरजी वोरा यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बाईपास कर पूरे यूरोप और अन्य जगह पर खुद के जहाजों से माल बेचना शुरू किया। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हुआ। उन्होंने अपनी हार मान ली और अपने घुटने विरजी वोरा के सामने टेक दिए। ब्रिटिशों की इस चालबाजी के बदले विरजी वोरा ने उनसे बहुत बड़ी मोटी रकम हर्जाने के तौर पर वसूल भी की थी। चालाक कहे जाने वाले ब्रिटिशों को गुजराती विरजी वोरा ने ऐसा कुछ सबक सिखाया था, ऐसा झटका दिया था कि अगले 50-60 सालों तक उन्होंने विरजी वोरा से बिल्कुल पंगा ही नहीं लिया। मुगल फौज ने 1660 के दशक में महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के इलाके में बड़ा ही उत्पात मचाकर रख दिया था। मुगलों की करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा की फौज लगातार 3 सालों तक शिवाजी महाराज के स्वराज्य को लूट रही थी। खुद मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान 1 लाख की मुगल फौज को लेकर शिवाजी महाराज के ही पूना शहर में
उनके ही लाल माल में आकर किसी जहरीली सांप की तरह बिल्कुल कुंडली मारकर बीते 3 सालों से बैठा हुआ था। मुगल फौज स्वराज्य के किसानों के फसलें जला रही थी, लोगों की कत्ले आम मचा रही थी, गांवों के गांव जलाए जा रहे थे, गांवों के गांव कत्ल किए जा रहे थे। औरतों के साथ बदतमीजी तो अपने हद पर थी। लोगों से गाय बैल जैसे मवेशी और उनका बचा कुचा अनाज भी मुगल फौज हथिया लेती थी। मुगल फौज से अपनी जान बचाने के लिए लोग किलों का सहारा ले रहे थे या फिर जंगलों में छिपकर किसी जानवरों की तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। आम निरपराध मासूम लोगों का आए दिन कत्ल हो रहा था। उस वक्त शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य का सपना बड़े खतरे में था। उनके स्वराज्य की आर्थिक हालत बड़ी ही बिगड़ गई थी। तो फिर शिवाजी महाराज ने मुगलों की आर्थिक राजधानी रही सूरत शहर पर हमला कर खुद की इस आर्थिक तंगी से बाहर आने का साहसी निर्णय ले लिया था। यह वैसे बहुत ही बड़ा और मुश्किल कार्य था, क्योंकि सूरत स्वराज्य के इलाकों से सैकड़ों मील अंदर दूर थी और सूरत की रक्षा के लिए मुगलों ने बहुत बड़े सैन्य का इंतजाम भी किया हुआ था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत की मुहिम को बनाया था, तब उनका प्रमुख लक्ष्य सूरत के 2 विश्व प्रसिद्ध व्यापारी यानी विरजी वोरा और दूसरे एक व्यापारी हाजी जईद सैयद बेग, यह दोनों थे। शिवाजी महाराज के जासूसों ने कई महीनों तक सूरत शहर में रहकर इन दोनों की संपत्ति कहाँ रखी है, कितनी है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। वैसे शिवाजी महाराज संघर्ष को टालना चाहते थे, इसलिए जब शिवाजी महाराज सूरत शहर के बिल्कुल ही करीब आ गए थे, तब उन्होंने सूरत शहर के मुगल सूबेदार इनायत खान, विरजी वोरा और हाजी जईद सैयद बेग को उनसे मिलने बुलाया था। शिवाजी महाराज की मंशा उनसे समझौते के तौर पर एक मोटी रकम मांगने की थी, लेकिन यह तीनों भी शिवाजी महाराज से मिलने बिल्कुल नहीं गए। डरे हुए विरजी वोरा ने अपने साथ कुछ बहुत ही कीमती जेवर लिए और वह इनायत खान के मुख्य महल में आश्रय के लिए चले गए। और इसी समय एक बहुत ही बड़ी मूर्खता सूरत के सूबेदार इनायत खान ने की थी। उसने एक वकील के तौर पर एक हत्यारे को शिवाजी महाराज की हत्या करने की सुपारी देकर उन्हें मारने भेजा। जब वह हत्यारा वकील के भेष में शिवाजी महाराज के पास आया और बातचीत करने का बहाना कर उसने एकाएक अपना चाकू निकालकर शिवाजी महाराज पर ही हमला कर दिया। लेकिन पास में ही खड़े शिवाजी महाराज के अंगरक्षक बड़े ही फुर्तीले और चौकन्ना थे। उन्होंने उस वकील के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज के सफेद कपड़ों पर उस हत्यारे वकील का खून गिर गया था। तब शिवाजी महाराज भड़क उठे, उनका शिवजी की तरह तीसरा नेत्र खुल गया था। और फिर क्या था, सूरत शहर पे मानो कहर ही टूट पड़ा था। 7 जनवरी 1664 के दिन मराठाओं ने पहला जोरदार हमला विरजी के आलीशान महल पर ही कर दिया था। विरजी वोरा ने अपनी बेशुमार नकदी दौलत उसके महल के तहखाने में ही रख दी थी, जिसके बारे में पूरी जानकारी शिवाजी महाराज को थी। वोलगार्ड गिबरसन नाम के एक डच दलाल ने खुद अपनी आंखों से विरजी वोरा के महल को लुटते हुए देखा था। उसने डच भाषा में जो भी लिखा है उसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस तरह है: शिवाजी गॉट 6 barrels of pure gold, money, pearls and other precious wares from Virji only। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहब पुरंदरे लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को 28 शेर बेहद ही ऊंची किस्म के मोती अकेले विरजी वोरा से ही प्राप्त हुए थे। इसके अलावा बेशुमार सोना और मूल्यवान चीजें भी उन्हें वहां से मिली थी। एक प्रसिद्ध फ्रेंच प्रवासी जीन थेवोनेट, जो कि विरजी वोरा का घनिष्ठ मित्र बन गया था, वह लिखता है कि शिवाजी महाराज के कारण विरजी को बड़ा ही जबरदस्त नुकसान हुआ था, ऐसा विरजी ने मुझे खुद ही कहा है। सूरत का विलियम फॉस्टर नाम का एक ब्रिटिश अफसर लिखता है कि शिवाजी महाराज ने लगभग 50,000 ब्रिटिश पाउंड जितना धन अकेले विरजी से ही हासिल किया था। दोस्तों, अगर विरजी वोरा और हाजी जईद सैयद बेग ने शिवाजी महाराज के साथ शांतिपूर्ण बातचीत की होती तो सूरत की बदसूरत कभी नहीं होती। लेकिन शिवाजी महाराज को समझने में सूरत के मुगल अधिकारी और सूरत के व्यापारियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और विरजी वोरा के जीवन की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने शिवाजी महाराज के पास वकील के भेष में उनका हत्यारा भेजने की सूरत के सूबेदार इनायत खान की बेवकूफी से भरी योजना में उसका साथ दिया था।
साल 1664 के जनवरी महीने में विरजीवोरा का बहुत ही बड़ा नुकसान शिवाजी महाराज ने किया था, लेकिन फिर भी उनके पास और भी बहुत बड़ी संपत्ति मौजूद थी। उनका व्यापारी साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था और बहुत ही बड़ा था। उनकी उम्र उस वक्त लगभग 74 साल की थी। उनका पोता नानचंद वोरा एक बड़ा ही होनहार और बुद्धिमान व्यापारी था। इस घटना के बाद खुद विरजी वोरा हाजी जईद सैयद बेग और अन्य सूरत के प्रसिद्ध व्यापारियों के साथ आगरा में जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से मिले थे। सूरत शहर की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर पत्थरों की मजबूत दीवार की तटबंदी यानी प्राचीर बांधी जाए, उसके बाहर खंदक नाली खोदी जाए और सूरत में अधिक सैन्य रखा जाए। ऐसी कई सारी मांगे व्यापारी मंडल ने औरंगजेब के पास रखी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी उनकी सारी मांगे तुरंत मंजूर भी कर दी थी और औरंगजेब ने इन सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसों का इंतजाम तुरंत कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त में भी, उस जमाने में भी दिल्ली के कारोबार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था और दिल्ली के साथ साथ सूरत के मुगली अधिकारी भी बहुत ही रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी थे। दिल्ली और सूरत शहर के भ्रष्टाचारी अफसरों ने सूरत की सुरक्षा की सारी योजनाएं आधी अधूरी ही रखी थी और शिवाजी महाराज के इतने बड़े आक्रमण से भी वह कुछ भी नहीं सीखे थे। और शिवाजी महाराज तो शिवाजी महाराज थे, वो फिर से कहां चूकने वाले थे। शिवाजी महाराज ने सूरत के व्यापारियों के पास फिर से बहुत ज्यादा धन इकट्ठा होने की राह देखी। जब 6 सालों के बाद उन्हें पता चला कि सूरत के व्यापारियों के धन के भंडार फिर से ठीक ठाक भर गए हैं और खास तौर पर उन्हें यह पता चला कि विरजी वोरा ने उनका 1664 में हुआ नुकसान पूरा भर लिया है और पहले से भी ज्यादा धन अब इकट्ठा कर लिया है, तब शिवाजी महाराज फिर एक बार 1670 में अपना हिस्सा मांगने खुद सैन्य के साथ सूरत पहुंच गए। जब शिवाजी महाराज पहली बार यानी साल 1664 में सूरत में गए थे, तब उनके पास केवल 30-35 किले थे, लेकिन अब उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। अब उनके पास लगभग 350 से भी ज्यादा किले थे। शिवाजी महाराज ने अब तो अपने स्वराज्य को दक्षिण की ओर यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ओर बढ़ाने का निश्चय कर लिया था और उन्हें इन सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता भी थी। और सूरत शहर को उस वक्त की दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था। इस बार भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना प्रमुख लक्ष्य विरजी वोरा और हाजी जईद सैयद बेग, इन दो ही विश्व प्रसिद्ध व्यापारियों को बनाया था। इस बार भी यानी 1670 में भी शिवाजी महाराज ने सूरत शहर को खूब साफ किया। विरजी वोरा का फिर से बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ था। उस वक्त उनकी उम्र अब 80 साल की हो चुकी थी। विरजी वोरा का संसार की मोह माया से इसके बाद मन ही उड़ गया था। उन्होंने अपना सारा कारोबार अपने पोतों के कंधों पर सौंप दिया था। उन्होंने संन्यास की दीक्षा ले ली और वह एक मुनि ही बन गए। खूब सारा दान धर्म कर कर उन्होंने भौतिक संसार से अपना नाता तोड़ लिया और दूर चले गए, एक संन्यस्त जीवन जीने लगे। विरजी वोरा के पोते भी बड़े होनहार, चालाक और मेहनती व्यापारी थे, जिन्होंने अगले कुछ सालों में ही फिर से खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था।